दोस्तों नमस्कार। पहलगाम में पर्यटकों की हत्या और उसके बाद जन आक्रोश, इससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की धरती में उबाल है। पहलगाम की घटना के विरोध में जन आक्रोश रैली होती है मुजफ्फरनगर में, जिसमें किसानों के बड़े नेता राकेश टिकैत की पगड़ी उछल जाती है, हुटिंग होती है, उनका विरोध होता है और उसके बाद वो महापंचायत कॉल कर देते हैं। कल ये महापंचायत हो जाती है और इस महापंचायत के मंच पर समाजवादी पार्टी के नेताओं की बड़ी दस्तक दिखाई देती है, बड़ी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। वो वहां पर एक तरह से पूरे मंच को कैप्चर कर लेते हैं, इस पूरे प्रदर्शन को कैप्चर कर लेते हैं और बहुत आक्रामक तेवर में जबरदस्त तरीके से वो हमला बोलते हैं सरकार के ऊपर, किसानों के साथ खड़े दिखाई देते हैं। हम अतीत की बातें करें तो इस तरह के घटनाक्रम पहले भी हो चुके हैं। जब 2013 में मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ तो उस वक्त नंगला मदोड़ में एक बड़ी पंचायत हुई थी, जिसमें टिकैत बंधुओं ने पंचायत को कॉल की नंगला मदोड़ में, जिसके मंच को हाईजैक कर लिया उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने। वहां पर संगीत सोम, बाबू हुकुम सिंह, सुरेश राणा के फायरी स्पीच हुई वहां पर और बहुत उन्होंने जोश भरा जनता में और पूरी तरह से कैप्चर कर लिया उस प्रदर्शन को, पूरा मंच कब्जा कर लिया और टिकैत बंधु साइड लाइन हो गए। ठीक इसी तरह से कल उनके साथ जिस तरह से समाजवादी पार्टी के बड़े नेता दिखाई दिए, कैराना की सांसद इकरा हसन हो जिन्होंने बहुत सेंटिमेंटल स्पीच दी, और चाहे हरेंद्र मलिक हो जो मुजफ्फरनगर के सांसद हैं, अतुल प्रधान जो सरदना के एमएलए हैं, वो वहां पर मौजूद थे। दोनों जिलों के जिलाध्यक्षों को लगाया हुआ था। अखिलेश यादव ने सुबह ट्वीट किया, पहले दिन ट्वीट किया पगड़ी उछलने के बाद, कविताओं की शैली में ट्वीट किया, निबंध की शैली में ट्वीट किया, तस्वीरों के साथ ट्वीट किया। लगातार ट्वीट्स आ रहे थे अखिलेश यादव के, निगाह बनाए हुए थे, पूरी पार्टी के नेताओं को एक्टिवेट कर रखा था उन्होंने और पूरे इस मूवमेंट को कैप्चर कर लिया उन्होंने। और इसके बाद कल शाम को जब वो दिल्ली में बैठते हैं तो वहां से एक तस्वीर जारी करते हैं, जब ये पूरी टीम उनके पास पहुंचती है, रणनीति बनाते हैं इसको आगे किस स्टेप पर ले जाया जाए और इसकी तस्वीर भी शेयर करते हैं और मुजफ्फरनगर के सांसद को स्पेशली कोट करते हैं अखिलेश यादव। दरअसल मुजफ्फरनगर फोकस में इसलिए है कि 2013 के दंगे के बाद मुजफ्फरनगर ने न केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति का पेस सेट किया, बल्कि पूरे देश में यहाँ से जो कम्युनल हवा चली, यहाँ से जो पोलराइजेशन की हवा चली, उसने पूरे देश की सियासत को कब्जे में ले लिया और 2014 में यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है। फिर 2019 आते आते चौधरी अजीत सिंह वहां से चुनाव लड़ते हैं और उस वक्त जो है टिकैत बंधुओं का झुकाव संजीव बालियान के साथ दिखाई देता है। संजीव बालियान अब टिकैत बंधुओं के साथ खड़े दिखाई नहीं देते वहां पे इस पूरे घटनाक्रम में। वो सीन से बाहर हैं, साइलेंट हैं, लगातार बोलते हैं, जनता के बीच रहते हैं, आक्रामक तेवर वाले नेता हैं, लेकिन फिलहाल उनके तेवर शांत हैं और वो पीछे से बालकनी में बैठ के पूरे सीन को देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की ट्रोल आर्मी लगी हुई है टिकैत बंधुओं को देशद्रोही साबित करने में, उनको ट्रोल करने में, उनका चरित्र हनन करने में। कोई मौका वो छोड़ना नहीं चाहते, पूरी ताकत झोंके हुए हैं और अखिलेश यादव पूरी ताकत झोंके हुए हैं इस वक्त इस पूरे सीन को कैप्चर करने में। और दूसरी तरफ पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो जाट सियासत है, जाट बेल्ट इसको बोल के गए थे अमित शाह, बहुत सारे लोग उससे एग्री थे, बहुत सारे लोग डिसएग्री थे। ये एक अलग बात है, ये सवाल हम आप पे छोड़ते हैं दोस्तों। लेकिन इस जिसको कथित तौर पे जाट बेल्ट कहा गया, अमित शाह ने कहा, उस जाट बेल्ट में जाट वोटर्स के बीच में इस समय जबरदस्त आपसी मतभेद हैं, जबरदस्त टकराव के हालात हैं। मुजफ्फरनगर के सांसद वो जाट जाति से आते हैं, पंकज मलिक उनके बेटे हैं। इसके अलावा तमाम स्थानीय नेता सुधीर बालियान हो, चाहे जो है सुधीर पवार, माफ कीजिएगा सुधीर बालियान नहीं, सुधीर पवार हो, चाहे वो वहां पे मजबूती से खड़े हुए थे कल। और पूरे इलाके में एक डिवाइड दिखाई दे रहा है, जबरदस्त तरीके से एक डिवीजन दिखाई दे रहा है। तो किसान आंदोलनों को लीड करने वाले जाट्स आमतौर पर ये माने जाने वाले कि ये जयंत चौधरी के साथ सेंटिमेंट्स के साथ खड़े होते हैं, इस समय बहुत डिवाइडेड दिखाई दे रहे हैं, बहुत आहत भी दिखाई दे रहे हैं और जबरदस्त हलचल है, जबरदस्त बेचैनी है, क्योंकि उनके भीतर जो गुस्सा है गन्ने के इशू को लेकर के, अनएम्प्लॉयमेंट के इशू को लेकर के, महंगाई और बेरोजगारी को लेकर के, वो सब कास्ट और रिलीजन के इतर हैं, उससे सब लोग प्रभावित हैं। तो वो आपने देखे भी होंगे बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे अखबारों की कवरेज, उसमें उनका गुस्सा झलकता दिखाई दे रहा है। तो राजेश भाई साहब,
ये एक लंबी भूमिका होगी। मैं चाहूंगा आपसे कि एक तो आज के अखबारों पे बात करें हम कि आज के अखबारों ने किस तरह से लिया है इसको, कितने सतही तौर पे कवर किया आज इसको अखबारों ने, इसके पॉलिटिकल जो इम्प्लीकेशंस हैं उनके पीछे जाने की कोशिश नहीं की, इस पे थोड़ा बात करेंगे। और पहले देखते हैं कि किस अखबार ने क्या छापा है और कैसे लिया है इसको। ये मेरठ एडिशन के अखबार हैं सारे हमारे पास। मेरठ एडिशन में अमर उजाला के पास आज 2 फ्रंट पेज हैं। पहले पेज पे इन्होंने विज्ञापन लिया पूरा, फिर अंदर जो है अंदर के दूसरे पेज पे भी विज्ञापन है इनके पास, एडवर्टीजमेंट है। तीसरा पेज पहले पेज की तरह बनाया है और फिर चौथा पेज भी पहले पेज की तरह बनाया है। इस पे इन्होंने नरेश टिकैत के बयान को हेडलाइन बनाया है, जिसमें नरेश टिकैत कह रहे हैं हम विरोधी हो सकते हैं लेकिन गद्दार नहीं। और ये लगभग 4 कॉलम की एक खबर है जिसमें बॉक्स भी लगाया है कि एक आरोपी को पकड़ लिया और उसने माफी मांगी, जिसका वीडियो वायरल हो रहा था। उसके बाद फिर जो 2 नंबर पेज है उस पे इन्होंने इसको कवर किया है, लगभग आधा पेज है, जिसमें पहली हेडलाइन लगाई है खापों ने पहनाई पगड़ी, सपा और रालोद ने पकड़ी सियासी नब्ज। ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे सपा उसको कैश कर रही थी और 2 एमएलए जो वहां मौजूद थे उनका भी जिक्र किया है। और सम्मान को ठेस पहुंचे तो एकजुट हो, ये टिकैत का बयान लिया है और ये खबर इन्होंने इस तरह से यहाँ पे कवर की है। दैनिक जागरण राजेश भाई साहब आपके पास है, दैनिक जागरण ने पहले पेज पे इसको नहीं लिया है, दैनिक जागरण ने भी पेज 2 पे इसको कवर किया है। पेज 2 पे लगभग इनके पास भी जो है ये एक लेयर इन्होंने ली है इस तरह से, इसमें 3 फोटोग्राफ्स लगाए हैं। हम जान दे सकते हैं, देशद्रोह का दाग नहीं लगने देंगे। नरेश टिकैत के इस बयान को इन्होंने यहाँ पर लिया है और कोई पॉलिटिकल इंपैक्ट्स के बारे में बात नहीं की है यहाँ पर दैनिक जागरण ने भी। अगर हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदुस्तान ने पहले पेज पे खबर ली है, महापंचायत में राकेश टिकैत को पगड़ी बांधी, पैदल मार्च निकाला। और उसके बाद फिर ये अंदर इस खबर को ले लेते हैं, अंदर पेज नंबर 9 पे इन्होंने शायद लिया है। कुल मिलाकर के इन्होंने भी जो राजनीतिक नेता हैं उनके बारे में बहुत बात नहीं की। हम बहादुर को इतिहास खराब नहीं करेंगे, राकेश टिकैत के इस बयान को इन्होंने यहाँ पर लिया है और ये एक लेयर ली है इसमें। तो इस तरह से कवर किया आज के अखबारों ने। जनवाणी ने पहले पेज पे नहीं लिया, 5वें पेज पे एक खबर लगाई है 3 कॉलम की, टिकैत बंधुओं ने फिर दिखाया अपनी ताकत का जलवा। ये अखबारों की बात है। और दूसरी तरफ सोशल मीडिया है जिसमें बड़े पैमाने पर टिकैत बंधुओं को ट्रोल किया जा रहा है। राजेश भाई साहब मैं चाहूंगा कि आप इसके पीछे की कहानी पर जाकर के बात करें। दरअसल वेस्टर्न यूपी की एक बड़ी अहमियत रही है और यहाँ 3 जिले खास तौर पर मैं कहूंगा, जिसमें बागपत, मेरठ और मुजफ्फरनगर, इनके भीतर पॉलिटिकल क्रक्स है। ये 3 जिले पूरे देश की सियासत में, पॉलिटिक्स में एक बड़ा रोल प्ले करते रहे हैं। पहले चौधरी चरण सिंह बागपत से एमपी होते थे, वो मुख्यमंत्री बने, यूपी के प्रधानमंत्री बने, इसलिए वो लाइमलाइट में रहा। और ये किसान बेल्ट है पूरी, इसमें तमाम किसान जातियां हैं यूं तो, लेकिन चूंकि इस इलाके के जो बड़े नेता हुए जो किसानों के मुद्दों पर लड़े या जिन्होंने किसानों की राजनीति को आधार बनाया, उसमें मैक्सिमम जो है जो जिनको ज्यादा बड़ी पहचान मिली वो चौधरी चरण सिंह आते हैं। दूसरे महेंद्र सिंह टिकैत, जिन्होंने मूवमेंट के जरिए बड़ी पहचान बनाई। हालांकि जातियों के दायरों में बांधना इन नेताओं को बेईमानी होगी, इनके साथ इनजस्टिस होगा, क्योंकि इन्होंने सारी जातियों के किसानों को यूनाइट किया उस वक्त में। अजगर बजगर का फॉर्मूला चौधरी चरण सिंह ने दिया। टिकैत साहब के जो आंदोलन चले वो तमाम जातियों के छोटे बड़े किसानों को साथ लेकर के चले थे। लेकिन जैसे ही समय आगे बढ़ता है, जैसे ही हम देखते हैं कि एक वक्त में ये कहा गया, ये टैग लगा चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के ऊपर, जब उन्होंने गायत्री देवी जी जो चौधरी चरण सिंह जी की धर्मपत्नी थी उनको मंच से उतार दिया और वो उन्होंने कहा किसी पॉलिटिकल फिगर को मंच पे नहीं आने देंगे। और चौधरी देवीलाल से उस समय उनकी जिस तरह की करीबियां हुई, तो ये एलिगेशंस लगे कि शायद टिकैत साहब कांग्रेस के हाथों में खेल रहे हैं, एक टूल बन रहे हैं चौधरी चरण सिंह को डैमेज करने के लिए, उनकी पॉलिटिक्स को डैमेज करने के लिए। क्योंकि उस वक्त चौधरी अजीत सिंह सियासत में आ चुके थे, लेकिन वो नए थे, उस तरह के टूल टेक्निक्स उनकी पकड़ में नहीं थे जिस तरह के टूल टेक्निक्स चौधरी देवीलाल की पकड़ में थे। तो यहाँ से आते आते टिकैत साहब का भारतीय किसान यूनियन का उभार होता है, टिकैत साहब बड़े नेता बनते हैं और फिर आगे आकर के ये कंट्राडिक्शंस टिकैत साहब के और चौधरी अजीत सिंह जी के लगातार बने रहते हैं। लेकिन धीरे धीरे वक्त जरूरत पड़ने पर जब सिसोली में टिकैत साहब के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई हुई, जब उन्होंने
बहन मायावती जी के बारे में टिप्पणी की तो उस वक्त चौधरी अजीत सिंह उनके साथ खड़े दिखाई दिए। किसान आंदोलन का मसला हो, जब राकेश टिकैत के आंसू गिरे गाजीपुर बॉर्डर पे, तो तब चौधरी अजीत सिंह उनके साथ खड़े दिखाई दिए और जयंत चौधरी वहां पर पहुंचे और उसी के बाद किसानों में जोश भरा, आंदोलन में जान पड़ी और उस आंदोलन में जान पड़ने का ही नतीजा ये हुआ कि मोदी जी ने गुरु नानक जयंती के दिन ये कहा कि मेरी तपस्या में शायद कोई चूक रह गई। तो ये ताकत किसान आंदोलन की थी कि मोदी जी को अपना फैसला वापस लेना पड़ा। अब उसके बाद हालात बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती है, सियासत में कोई किसी का स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता। जिस बीजेपी के खिलाफ जयंत चौधरी बड़ी लड़ाई लड़ रहे थे और जब हाथरस में जयंत चौधरी पर लाठी पड़ी तो इसी मुजफ्फरनगर में रैली कॉल की उन्होंने और इसी मुजफ्फरनगर में पूरी भारतीय किसान यूनियन का कैडर और टिकैत बंधु उनके साथ खड़े दिखाई दिए, मजबूती के साथ, दमदारी के साथ। वहां से उन्होंने चैलेंज किया यूपी गवर्नमेंट को। और फिर जो 24 के लोकसभा चुनाव में जब जयंत चौधरी चले जाते हैं सत्ता के साथ, तो तब सिनेरियो बदलना शुरू होता है। टिकैत साहब की, टिकैत बंधुओं की राहें अलग हो जाती हैं, जयंत चौधरी की राहें अलग हो जाती हैं और नौबत ये आ जाती है कि जयंत चौधरी इस घटनाक्रम के बाद कोई ट्वीट नहीं करते। वही जयंत चौधरी जो टिकैत की पगड़ी उछलने पर ट्वीट नहीं करते, वही जयंत चौधरी जो टिकैत के आंसू गिरने पर मौके पर पहुंच गए थे। तो इस तरह से इस इलाके की पूरी जाट पॉलिटिक्स कहें, फार्मर्स की पॉलिटिक्स कहें, उसमें एक बेचैनी है, उसमें टकराव है, उसमें बड़ा विखंडन है। और भारतीय जनता पार्टी की जो पॉलिसी है वो शुरू से यही थी कि चूंकि उनके लिए हार्ड नट था कि फार्मर्स का जो मूवमेंट था वो बहुत टफ और चैलेंजिंग था। तो हरियाणा के पैटर्न पर जिस तरह से उन्होंने हरियाणा में जाट वर्सेस अदर्स की पॉलिटिक्स खेली, ठीक उसी तरह से मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त वेस्टर्न यूपी में अपने एजेंडे में कामयाब हो रही है एक तरह से। लेकिन अब मुश्किलें इसलिए बढ़ गई हैं कि अखिलेश यादव ने उसमें बहुत दमदारी से एंट्री मारी है। राजेश भाई साहब, किस तरह से देख रहे हैं आप अखिलेश यादव के इस पूरे मूव को? देखिए सर, 2022 का जब विधानसभा चुनाव हुआ तो इसलिए अखिलेश यादव पश्चिम से देखकर रहते थे क्योंकि पश्चिम में राष्ट्रीय लोकदल से उनका गठबंधन था। जब 2024 का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव आया तो चुनाव से पहले भी लगातार वो दोनों एक साथ थे, अखिलेश यादव और जयंत चौधरी। लेकिन चुनाव आते आते जब चुनाव से पहले जब जैसे ही जयंत चौधरी जी भाजपा के साथ चले जाते हैं तो एकदम अखिलेश यादव को लगता है कि अब वो एकदम जो है वो एकदम उन्हें लगा कि अब वेस्ट यूपी एकदम उनके लिए खाली हो गई। तब से लगातार अखिलेश यादव ये सोच रहे हैं कि वेस्ट यूपी का वो ऐसा कोई मौका नहीं चूकते कि अगर थोड़ी सी भी चूक पॉलिटिकल होती है तो प्रयास करते हैं कि उसे कैच किया जाए। अब आप देखिए ये जो लगातार संभल का विवाद चला, संभल का विवाद लगातार चला, उसमें उस विवाद में लगातार, हालांकि उसमें किसान नहीं, उसमें सीधे बीजेपी और सपा लगातार का टकराव होता रहा। इसके बाद जैसे ही 2 दिन पहले जैसे राकेश टिकैत साहब की पगड़ी गिरती है और ये मामला बढ़ता है तो सबसे पहला अगर ट्वीट किसी पॉलिटिकल नेता का आता है तो अखिलेश यादव जी का आता है। और अखिलेश यादव जी का ट्वीट आते हैं जो उन्होंने लिखा कि ये किसान ये राकेश टिकैत का अपमान नहीं, पूरी किसान बिरादरी का अपमान है। चौधरी चरण सिंह का जिक्र भी करते हैं। करते हैं और वो ये कहने का मतलब है उन्होंने एक मैसेज दे दिया सबसे पहले, क्योंकि उन्होंने जो ट्वीट किया जयंत चौधरी इस पर कोई ट्वीट नहीं करते हैं। और एक जब 12 घंटे की कॉल की गई सुबह मीटिंग में तो आप देखो कि कैराना की सांसद इकरा हसन खान मंच पर होती है, बहुत ओजस्वी भाषण देती है। मुजफ्फरनगर के सांसद हरिंदर मलिक होते हैं, बहुत ओजस्वी बोलते हैं। हालांकि वो शाम को भी आवाज तक पहुंच जाते हैं टिकैत साहब के और वहां भी पूरा ऐलान करते हैं कि हम आपके साथ हैं। इसके अलावा आप सरदन के विधायक अतुल प्रधान वो जिस तरह जाते हैं वो लगातार सोशल मीडिया पे कहते भी हैं, घेरते हैं सरकार को, ये कहते हैं कि ये किसान का अपमान हो रहा है। और जब वो मंच पे जाते हैं तो मंच पे वो बड़ा आक्रामक भाषण देते हैं। इसके अलावा अगर हम लोकदल की बात करें, जैसा आपने बताया कि बुढ़ाना के विधायक राजपाल बालियान जी होते हैं, इधर खतौली के विधायक मदन भैया जी होते हैं, हालांकि योगराज सिंह पूर्व मंत्री जो लोकदल में वो भी होते हैं, सब होते हैं। लेकिन जिस आग्रह के साथ में हम मंच पे जिस तरह सपा के लोग बोले और सपा के लोगों ने का प्रयास ये था सपा के नेताओं का कि ये जो किसान बिरादरी है वो किसान बिरादरी चूंकि जिस तरह की घटना हुई तो किसानों को उसमें बहुत नाराजगी सरकार को लेकर थी, उस घटना को लेकर थी। लेकिन आप देखिए डॉक्टर साहब, ये 2027 का प्लान है। ये जयंत चौधरी को चक्र में फंसाने के लिए पूरा भरसक प्रयास कर रहे हैं अखिलेश यादव। इसके पीछे की वजह क्या है? वेस्ट यूपी में उसे पता है कि वेस्ट यूपी में जो किसान है, क्योंकि बड़ा वोट बैंक जो जाटों का वोट बैंक है वो जयंत चौधरी कहने का होता है, वो आरएलडी का होता है। और किसान ने तो कई बार चुनाव लड़े लेकिन चुनाव वो जीत नहीं पाए, सफलता नहीं मिल पाई, लेकिन प्रयास है। आप देखिए कितने मौके लगातार आ रहे हैं
कि इधर जयंत चौधरी बीजेपी में गठबंधन में शामिल हो जाते हैं, वो केंद्रीय मंत्री बन जाते हैं। किसानों को वेस्ट यूपी का क्योंकि गन्ना किसान है, उसको उम्मीद थी कि गन्ने का रेट बढ़ेगा, लेकिन गन्ने का रेट नहीं बढ़ पाता, वो कहीं ना कहीं नाराजगी होती है। लेकिन जो उनका वोटर किसान बोलता नहीं है, वो साइलेंट रहता है। हाँ, ये जरूर है कि वो आक्रामक होता है हर मामले में। इस समय साइलेंट था, लेकिन जैसे ही राकेश टिकैत के साथ में घटना होगी तो वो वोटर एकदम आक्रामक हो गया, और इस आक्रामकता को लगातार बनाए रखने के लिए एकदम पासा फेंक दिया 2027 को लेकर अखिलेश यादव ने। और मुझे लगता है कि जिस तरह की यहाँ वेस्ट यूपी में पूरा फोकस है, सपा के पूरे नेताओं को यहाँ बुला रखा है, कहीं ना कहीं जयंत चौधरी को चक्र में फंसाने के लिए उनका प्रयास होगा कि यहाँ मुस्लिमों की बजाय जो जाट और गुर्जर है, इन दोनों को ज्यादा टिकट दिए जाए। क्योंकि रालोद का अगर गठबंधन बीजेपी से होता है तो उन्हें लगता है कि जाट वोट बीजेपी की तरफ जाएगा। तो अगर सपा ज्यादातर जाट और गुर्जर को टिकट देगी तो कहीं ना कहीं जयंत चौधरी को सैनमारी करने का प्रयास करेंगे जयंत चौधरी की, और इधर बीजेपी को चोट मारने का प्रयास करेंगे। आप ये देखिए कि लगातार जो रामजी सुमन ने जो बयान दिया 1.5 महीने पहले, उस बयान को लेकर करनी सना मतलब ठाकुर और दलितों को आमने सामने करने का प्रयास किया गया। अभी अलीगढ़ में कोई प्रोग्राम था, वहां रामजी सुमन को जाने नहीं दिया, उसको लेकर बड़ा इशू बना, और लगातार खुद अब तो अखिलेश यादव खुद बोलने लगे कि कौन करनी सेना। और अब देखिए कि 11 मई का मेरठ में प्रोग्राम रखा गया है रामजी सुमन का, और उसमें जो यहाँ नेता है गुर्जर नेता मुखिया गुर्जर को उनका संयोजक बनाया गया है। और उन्होंने कहा भी है कि हम देखते हैं कि मेरठ में रामजी सुमन आएंगे, करनी सेना कौन सी ताकत है जो यहाँ रामजी सुमन को रोकने का प्रयास करे। तो इस तरह की मतलब इस तरह का भाषण देकर एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है। उन्हें बताया कि जो करनी सेना का वोट है, करनी सेना का वोट तो सबको नहीं मिलेगा, उन्हें मान लिया कि ये तो बीजेपी का कोर वोटर है। अब ये जो जाट वोट है वेस्ट यूपी का जो बड़ा वोट है, और जो लगता है कि ये वोट जो है अब क्योंकि गठबंधन बीजेपी के साथ है, तो यहाँ सेंधमारी कैसे की जाए, गुर्जर वोट में सेंधमारी कैसे की जाए, तो ये पूरा प्रयास है। जैसे 2 दिन पहले ट्वीट करते हैं घटना के बाद में, और जब कल रैली होती है तो दिल्ली में वो जश्न का माहौल होता है। तो आप देखिए पूरा फोकस ही वेस्ट यूपी में है, क्योंकि वेस्ट यूपी में इस समय उन्हें लग रहा है कि उनकी जमीन खाली है, इसे भरने के लिए पूरा 2027 का जो ग्राफ है वो तैयार किया जा रहा है। के कार्यक्रम को मेरठ में परमिशन मिलती है कि नहीं मिलती है, ये महत्वपूर्ण बात होगी। आते हैं तो वो किस तरह की बातें करते हैं, क्या उनका विरोध होता है मेरठ की धरती पे, चूंकि मेरठ में भी करनी सेना के समर्थक काफी संख्या में लोग मौजूद हैं। और इस वक्त ये चल ही रहा है जो ये टिकैत बंधुओं का जो एपिसोड चल रहा है, जिस तरीके से पूरे तौर पे टिकैत बंधुओं की इमेज को नेगेटिव तौर पे पेश किया जा रहा है, उनके सरकार के खिलाफ बोलने को देश के खिलाफ बोलना साबित किया जा रहा है, राष्ट्रद्रोह साबित किया जा रहा है। इसका अंजाम क्या होगा, इसका किसान राजनीति पे क्या असर पड़ेगा। किसान राजनीति वैसे ही बहुत कमजोर स्थिति में इस वक्त है, क्योंकि गन्ने के भाव पर, दूसरी फसलों के दामों पर, भुगतान पर यहाँ लगातार बड़े धरना प्रदर्शन आंदोलन होते रहे हैं। बिजली के मुद्दे पर टिकैत साहब के ऐतिहासिक आंदोलन हुए। तो ये जो स्ट्रेटेजी है बेसिकली ये खाली टिकैत बंधुओं की इमेज को डैमेज करने की स्ट्रेटेजी नहीं है, इसके पीछे असल कहानी किसान आंदोलन की ताकत को कमजोर करने की है। वैसे ही सरकार ने शह दे करके तमाम किसान यूनियन के भीतर से तमाम संगठनों को बनवाने में भूमिका निभाई पर्दे के पीछे से, और लंबे इस समय बहुत डिवाइडेड है वेस्टर्न यूपी में किसान पॉलिटिक्स। तो ये किस तरफ किस दिशा में जाएगी, और इस समय धर्म और जाति की जो पॉलिटिक्स चल रही है उसके बीच में जातीय जनगणना का जो हेडलाइन टर्नर मोदी जी ने फेंका है, हेडलाइन मैनेजमेंट के एक्सपर्ट माने जाते हैं मोदी जी, तो जो राजेश भाई साहब हेडलाइन शिफ्टिंग का जो गेम खेला मोदी जी ने इस वक्त की पहलगाम से सीधे जातीय जनगणना पे उसको मोड़ दिया और टर्न कर दिया, और अब आज का दिन पूरा टिकैत बंधुओं को ट्रोल करने में निकल रहा है। तो कल क्या एजेंडा हो सकता है? डॉक्टर साहब उनके तो एजेंडे अलग होते हैं, क्योंकि बिहार में चुनाव है, बिहार में विधानसभा चुनाव है, और बीजेपी के लिए तो करोड़ों बड़ों की स्थिति है, क्योंकि अभी तक बिहार में बीजेपी की सरकार नहीं बनी, और बीजेपी को लगता है कि क्योंकि इस समय बीजेपी पूरी वीटो पावर में है और बहुत सारे स्टेट में बीजेपी की सरकार है, उन्हें लगता है कि बिहार में उनकी सरकार बननी चाहिए। इस बात का चूंकि अब तो आर्मी ने छोड़ दिया, पहलगाम का जो मसला है वो तो आर्मी ने छोड़ दिया, अब आर्मी डिसाइड करेगी। उन्होंने कहते हैं कि हमने आर्मी पूरा छोड़ दिया, आर्मी अपने आप अब ये तय करेगी कि कब क्या करना है। अब चूंकि बीजेपी के लिए तो राजनीति बहुत महत्वपूर्ण है, और आप देखिए जिस तरह हम देख रहे हैं ये जो टोल आर्मी है, ये टोल आर्मी किसी और को नुकसान नहीं करेगी। ये टोल आर्मी जिस पार्टी के कहने पर टारगेट कर रही है, ये खुद का अपना नुकसान करेगी। आप बताइए 2013 का जब दंगा हुआ था, तो जिस सेगमेंट को आज टोल
टोल कर रही है पूरा, वही तो सेगमेंट था जब 2014 में यहाँ ये मुजफ्फरनगर जो लोकसभा, ये 4 लाख वोटों से ये सीट जीती थी मुजफ्फरनगर, ये इसी सेगमेंट की वजह से थी। और 2019 में अगर जीती है तो इसी सेगमेंट की वजह से जीती, इसको टोल कर दिया आर्मी। और अगर कहीं ना कहीं बेवजह टोल करते रहे आप उस सेगमेंट को, जो किसान है, आप किसान को राष्ट्रद्रोह करते रहे या किसान के नेताओं को आप राष्ट्रद्रोह की संज्ञा देते रहे, तो ये इतना इरिटेट हो जाएगा, इसका नुकसान उसी दल को होगा जो दल में टोल कर रहा है। और अखिलेश यादव जिस तरह से ताकत झोंके हुए हैं उसमें सेंध लगाने के लिए हो सकता है कि मुश्किलें खड़ी हो जाए। यह प्रत्याशित था कि लोकसभा चुनाव में 37 सीटें समाजवादी पार्टी की आ जाए अचानक से, क्योंकि उस वक्त काम कर रहा था संविधान बचाने का मुद्दा, उस समय काम कर रहा था आरक्षण का मुद्दा, उस समय किसानों के मुद्दे काम कर रहे थे। और ठीक वैसा ही वक्त है, बहुत नाजुक मोड़ है उत्तर प्रदेश के चुनाव का, लंबा समय बहुत रह नहीं गया और एक तरह से वेस्टर्न यूपी की धरती पे समाजवादी पार्टी के भीतर और भारतीय जनता पार्टी के भीतर जबरदस्त घमासान हो। सब वेस्ट यूपी टारगेट पे है अखिलेश यादव की। आप देखो अखिलेश यादव जी क्या कर रहे हैं, ये जो दलित वर्सेस ठाकुर कहाँ हुआ, वेस्ट यूपी में हुआ ना भाई, आगरा तो वेस्ट यूपी का हिस्सा है। और ये मिहिरभोज वर्सेस ठाकुर कहाँ हुआ, ये भी वेस्ट यूपी में हो रहा है। गुर्जर वर्सेस ठाकुर भी यही हो रहा है। और ये जो पूरा प्रोग्राम चल रहा है, अब आप देखिए ये जो मामला आया है, अब चूंकि ये जो किसान सेगमेंट है, अब किसान सेगमेंट टच हुआ है, तो किसान सेगमेंट को पूरी तरह कैच करने का प्रयास किया है। और यही रणनीति है कि 2027 को हमें कैसे पता करना है। दोस्तों आप क्या देखते हैं जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। हमारे चैनल को देखते रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, वीडियो मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।